हाँ जी बच्चों, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग स्टैंडर्ड वन। आज काउंटिंग स्टैंडर्ड वन की हम रिवीजन करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की रिवीजन करी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में आपके जो है 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब उसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी छोटा मोटा बनता है जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, प्लस आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चंस की मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके इंट्रोडक्शन में से आ सकती है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कवर अप कर सकती है वो आपकी। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। AS1 दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसकी रिवीजन करते हैं। ये एएस बहुत ही इजी एएस है, बहुत सिंपल एएस है, बट इसमें जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो क्या आती है कि सर इसका आंसर कैसे लेंगे, बिकॉज थियोरेटिकल एएस है ना, तो बच्चों को आंसर लिखने में यह प्रॉब्लम आती है। तो हम कोशिश करेंगे 4 से 5 इलस्ट्रेशंस को, मतलब एग्जांपल्स को हम देखिए और उनकी आंसरिंग कैसे करके आईसीआई ने वो हम चेक करेंगे बेटा इसके अंदर। चलिए जी सबसे पहले हम देखते हैं AS1 है क्या, जल्दी से इसकी रिवीजन करते हैं। छोटा सा एएस है, 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा हमारा, बट मेन हमारा जो यहाँ पे फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा हमारे, दैट इज अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। हाँ जी इंट्रोडक्शन आते हैं। देखिए एएस का नाम है डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगेन एज यूजुअल आपको पता है जो हम बात करते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है किन किन एरियाज में डील करता है, वो है RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। तो इसका मतलब ये जो एएस है डिस्क्लोजर बेस्ड एएस है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है, उस अकाउंटिंग पॉलिसी को हम ये करना है, डिस्क्लोज करना है। डन जी। द पर्पज ऑफ AS1 इज टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम डिस्क्लोज करते हैं तो उससे क्या होता है मेरे बच्चे, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो वर्ड क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको ध्यान रखना ये चीज, सारा सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करना, जो सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेगी, इसका मेजर इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम डिस्क्लोज करते हैं। या फिर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चल रही थी उसको आपने चेंज करा है, उस चेंज से कोई मेजर इंपैक्ट आ रहा है हमारे प्रॉफिट या लॉस पे, उसको हम डिस्क्लोज करते हैं। आई बात समझ? ठीक है जी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए आपकी, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम डिस्क्लोज करते हैं अपनी, उनमें कोई चेंज आ रहा है उसको भी डिस्क्लोज करते हैं। पूरे ईयर्स का सब्जेक्ट मैटर यही है, ठीक है जी। क्यों करते हैं, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। सच डिस्क्लोजर्स फैसिलिटेट मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। डन। तो वो कह रहे हैं कि इससे हम बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग जो पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज का अगर आप डिस्क्लोजर अच्छे से करते हो तो उससे क्या होता है, आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और क्या होता है, कंपैरिजन हो सकती है, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज इनकी हम बात कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑल्सो रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई बात समझ? अगर कोई चेंज कर रहे हैं उस चेंज को भी आप क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। उस चेंज का क्या इंपैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो भी आप बताओगे आप। सच दैट यूजर कैन कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेम एंटरप्राइज फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। ये स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल है सारी जो सारी की सारी आपके एंटरप्राइज उन पे एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इस स्टैंडर्ड को कोई भी मतलब रिलैक्स नहीं है। हमने लास्ट वाले इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में देखा था कि कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ कुछ बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, बट AS1 सबके ऊपर एप्लीकेबल है। बेसिक एएस है ये, जो ये सिर्फ यही बोल रहा है कि जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो उनको डिस्क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं जी। अब उसके बाद इन्होंने बोला फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। सर ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इसको मैं हमेशा बोलता हूँ CAG के नाम से याद करके चले जाना, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ठीक है। अकाउंटिंग की जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, ठीक है, वो क्या है, गोइंग कंसर्न। आप सबको अच्छे से पता है जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस जो है लॉन्ग रन के लिए हम कंटिन्यू करेंगे, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लासिफिकेशंस करते हैं। सेकंड है कंसिस्टेंसी। अब वही बात आ गई यहाँ पर इस चेन से कनेक्टेड। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अडॉप्ट कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली आप यूज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आप चेंज लेकर आते हो, क्या लेके आते हो, कोई चेंज लेकर आते हो, ठीक है, उस चेंज को डिस्क्लोज करना है। पर चेंज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप लेकर आ रहे हो कंसिस्टेंटली यूज करो, उसको बार बार चेंज नहीं करो। बार बार चेंज करोगे तो वही दिक्कत है, बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी और मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
पर चेंजेस किन किन सर्कमस्टांसेस में आप कर सकते हैं बता देता हूं। 3 सर्कमस्टांसेस के अंदर आप चेंज कर सकते हो। लाइक आपका क्या है, चेंज इन लॉ, याद है, चेंज इन एएस, और क्या हो गया मेरे बच्चे, बेटर प्रेजेंटेशन। इन 3 सर्कमस्टांसेस में आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ऑब्वियस ही बात है, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर आप सेक्शन 128 भी पढ़ोगे किसका, कंपनीज एक्ट का, वो भी बोलता है कि हर कंपनी को जो अकाउंटिंग करते हैं तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट से क्या होता है, हमारा करेक्ट प्रॉफिट असरटेन होता है। चलिए जी, आइए जी, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को अगर आप फॉलो कर रहे हो, यू नीड नॉट टू गिव एनी डिस्क्लोजर्स। लाइक हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, ये अज्यूम्ड है। मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं, ये अज्यूम्ड है। बट अक्रूवल कॉन्सेप्ट का उल्टा क्या हो गया, गोइंग कंसर्न का उल्टा क्या करोगे यार, लास्ट याद करो, हमने पढ़ा था उस गोइंग कंसर्न के उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर एक क्वेश्चन देखा था जहां पे हमने ये एक्सपेक्ट कर लिया बिजनेस मेरे लॉन्ग रन में जाएगा नहीं, तो शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग मैं अकाउंटिंग कर रहा था, याद करो, शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग। लाइक एक एग्जांपल लो आप, मशीन वाला, मशीन की वैल्यू थी 30,000, हमने लाइफ एक्सपेक्ट करी थी उसकी कितनी, 5 ईयर्स। अगर मैं लॉन्ग रन के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है ये मशीन 5 साल तक चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डेप्रिशिएट करा, डिवाइड बाय 5 करके कितना आया था, 6। बट वहीं अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मशीन है तो 30,000 की, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 25। तो फिर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करा मैंने और डेप लगाया, ठीक है। चलिए जी, तो गोइंग कंसर्न में अकाउंटिंग अलग हो जाती है, जब गोइंग कंसर्न आप फॉलो नहीं कर रहे हो अकाउंटिंग अलग हो जाएगी। अब गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तभी तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे आप। जब गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं कर रहे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी जनरली फॉलो नहीं होता आपका। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो आप तो आपको डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, सॉरी, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर दे रहा है। लाइक गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्लोज करो। कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज करी तो डिस्क्लोज करो, ऊपर देखा था अभी हमने। और या फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप हाइब्रिड अकाउंटिंग कर रहे हो, हाइब्रिड मतलब समझते हो ना, एक्सपेंसेस अक्रूवल पे और इनकम कैश बेस, या कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप डिस्क्लोज करोगे। तो इसका मतलब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो ऊपर दे रखे हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ये अगर चल रहे हैं बिजनेस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ नहीं बताना आपने, इनके अगेंस्ट जाओगे तो डिस्क्लोज करना है। क्लियर है डिस्क्लोजर्स? इन तीनों के डिस्क्लोजर्स कब होंगे, जब ये फॉलो नहीं हो रहे होंगे, वरना डिस्क्लोज नहीं करना। चलिए जी, बट इन सब बातों के बीच में हम एक चीज तो भूल गए, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम समझते हैं क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है मेरा बच्चा, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर किसी बच्चे को अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन याद नहीं है तो मैं शॉर्ट में याद करवा देता हूं। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, किसके लिए अप्लाई करते हैं, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स in preparation and presentation of statement. Accounting policies are specific accounting principles and method adopted by entity in preparation and presentation of financial statement. Learn करके जाना AS1 में। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग लर्न नहीं करो तो क्या करा आपने। AS1 का मतलब क्या, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बट व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सिंपल, and methods of applying those principles in preparation and presentation of funds. Like मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप कैसे वैल्यूएशन करोगे, उसके अलग अलग मेथड्स हैं, मेथड जो अप्लाई करते हैं ना, मेथड फीफो से भी कर सकते हो, याद है, और क्या कर सकते हो, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। डन, आ गया ना ये हो गई अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी हो गए इसके मेथड्स, फीफो, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट। पर जनरली हम किसको करते हैं, इसको। वैल्यूएशन ऑफ फिक्सेड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्सेड्स, मार्केट वैल्यू मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, ऐसे करके। डन।
जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज एज इनकम और रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट्स, कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हाट आर दी बेनिफिट्स सर? बेटर अंडरस्टैंडिंग इन कंपैरिजन। क्या बेनिफिट्स बताऊंगा, यही तो बेनिफिट्स हैं। यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैरिजन। अब तो आ गया, जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करते हो तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है? तो सर इन्होंने बोला प्राइमरी कंसिडरेशन, ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी कंसिडरेशन एंड अदर मेजर कंसिडरेशन, सेकेंडरी नहीं है, अदर मेजर कंसिडरेशन। तो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है? जो पॉलिसी आपने सेलेक्ट करी वो क्या देगी? ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या देगी? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बट अदर मेजर कंसिडरेशन क्या है हमारा? सब प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और क्या है? मटीरियलिटी, मतलब पीएमएस कहता हूं मैं इसको। पी स्टैंड फॉर प्रूडेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी प्रूडेंट, वो आपकी ओवर एस्टिमेशन ना करे एसेट्स को, ठीक है। एंड मटेरियल चीजों के लिए बनती है। सबसे पहले आते ही देखो, आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स लग रहे होंगे, पर छोटे वर्ड्स ही बड़े इंपैक्ट डालते हैं। सिग्निफिकेंट चीजों के लिए बनेगी अकाउंटिंग। रूल्स जो बनाते हैं बड़ी बड़ी बातों के लिए बनाते हैं, छोटी मोटी बातों के लिए अगर रूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे रूल्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग पॉलिसी को रूल समझो, जो रूल्स हम फॉलो करेंगे अपनी अकाउंटिंग करते वक्त, पर वो अकाउंटिंग पॉलिसीज किन आइटम्स के लिए होंगी? जो आइटम्स जो है मेजर है, क्लोजिंग स्टॉक मेजर है, डेप्रिसिएशन मेजर है, फिक्स सेट्स मेजर है, डेटर्स कैश के लिए क्या बनाओगे अकाउंटिंग पॉलिसी? उसके लिए नहीं थी, याद करो। डन। तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाएंगे। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे यहाँ पर पूरे साल भर में मान लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आती है 10,000 रुपए की। कितने की आ रही है? 10,000 रुपए की। तो मैं क्या इसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, सारे को चार्ज कर दूंगा उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में। बट यही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ रही है हमारे यहाँ मान लो 2 लाख रुपए की। अब क्या हो गया? ये मटेरियल, इसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए। इसका कितना रिसिप्ट हुआ, कितना इशू हुआ, कितना बैलेंस हुआ, बैलेंस स्टॉक को दिखाऊंगा मैं बैलेंस शीट में, तो ये 2 लाख रुपए का हो गया। आई बात समझ? चलिए जी, डन। उसके बाद सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग का, ये हायर परचेज में हम देखते हैं। सब्सटेंस का मतलब रियलिटी, फॉर्म का मतलब ऑन पेपर। कह रहे ऑन पेपर क्या है? कोई मतलब नहीं है, रियलिटी के बेस पे काम करना चाहिए। जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप सेलेक्ट करोगे तो उसको रियलिटी के बेस पे करोगे आप। चलिए जी, तो ये इन्होंने बोला आपको, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट नॉट द ऑडिटर। वी आर द ऑडिटर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कौन सी करोगे। अरे आप बताओ कौन सी करो, बिकॉज आप बेटर अपनी एनवायरनमेंट को जानते हो मुझसे ज्यादा। मैं आपकी एनवायरनमेंट को नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा सिलेक्ट करोगे आप? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अदर मेजर कंसिडरेशन, prudence, provision should be made for all known liabilities and losses even though the amount of losses not certain, ठीक है। ये आपको पता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म बस एक बार रीड करवाता हूं। एंटिटी शुड सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी विच हेल्प टू प्रेजेंट द कंप्लीट रेलेवेंट एंड एक्यूरेट पिक्चर, मतलब रियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेदर देन लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब क्या है? ऑन पेपर क्या है कोई मतलब नहीं, एक्चुअल में क्या ये रियलिटी वर्स ओवर लीगैलिटी। ठीक, कभी कभी कुछ चीजें हमें एज पर लॉ या एज पर ऑन पेपर नहीं करनी चाहिए, जो ठीक होता है वही करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। उसके बाद मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज सिर्फ जो मटीरियल चीजें हैं उनके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनेगी और वही क्या होगी? आपकी डिस्क्लोज होगी। ये बात शुरू में पढ़ ली थी हमने। डन। अब मैनर ऑफ डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वर्ड के मैनर, मैनर्स मतलब एटिकेट्स। कैसे आप डिस्क्लोज करोगे? स्कैटर्ड नहीं कर दोगे, कभी कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ नहीं। सारी अकाउंटिंग पॉलिसी एक जगह आएगी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, ये किसका पार्ट है? ओके, क्या ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नंबर 2, disclose of all accounting policy at one place, at one place, or disclosure is not remedy of wrong treatment, wrong treatment is not remedy। मतलब
इसका मतलब क्या हो गया, आपने किसी को खून कर दिया और जाके खुद सरेंडर कर दिया। मैं कितना ऑनेस्ट इंसान हूँ कि मैंने खून कर दिया, ठीक है, और मैंने डिस्क्लोज, अपने आप को डिस्क्लोज कर रहा हूँ खुद से। तो कह रहे आपने खून तो करा है ना, गलत तो करा है ना, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप खुद सरेंडर कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या आप ये भी बोल सकते हो कि वो इंसान बहुत गलत था, मैंने फिर उसका खून करा, इसलिए मैंने खून करा उसका। तो आपको लॉ अलाउ नहीं करता उस चीज के लिए, वरना सभी यही काम करेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी विल बिकम मोदी, योगी जी, कि मैं साफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, गलत मतलब गलत है, गलत मतलब गलत है, इंटेंशन ठीक भी हो तब भी गलत मतलब गलत है, आपको जेल होगी। तो कह रहे हैं अगर आपने रॉन्ग ट्रीटमेंट करी है और उसका डिस्क्लोजर दे दिया, ठीक है, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है AS1 की कंप्लायंस पूरी नहीं होती। हमने एज पर AS1 कंप्लायंस दे दिया, रॉन्ग ट्रीटमेंट इज रॉन्ग ट्रीटमेंट, उसके लिए आपको ठीक करना पड़ेगा उसको। डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ, अगर आपने कोई चेंज करा अकाउंटिंग पॉलिसी को उसका मटेरियल इंपैक्ट है। देखो बात क्या आती है, मटेरियल इंपैक्ट, छोटा मोटा इंपैक्ट है फिर थोड़ी है। और अमाउंट पता लगा सकते हो, तो अमाउंट को डिस्क्लोज करो, कितना इफेक्ट डाला। जैसे मैंने बोला हमने एक पॉलिसी चेंज करी जिससे प्रॉफिट पे इतना इम्पैक्ट आया, मैं फीफो से वेटेड एवरेज पे गया, मैं प्राइम कॉस्ट से वर्क कॉस्ट पे गया, याद है कल, प्राइम कॉस्ट से वर्क कॉस्ट पे वैल्यूएशन पे शिफ्ट करी मैंने, प्रॉफिट पे इतना इम्पैक्ट आया। तो अमाउंट को असर्टेन करो, अगर अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है तो उस फैक्ट को बताओ कि हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, इससे मेजर चेंजेस आने वाले हैं। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? नहीं। नॉट मटीरियल इन करंट पीरियड बट असर्टेनेबल इन द लेटर पीरियड, अभी मटीरियल नहीं है, ठीक है, बट फ्यूचर में आपका इसका इंपैक्ट आने वाला है, तो फ्यूचर में इसका इंपैक्ट है, फैक्ट्स ऑफ सच चेंज इन द लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज इन द करंट पीरियड। आई बात समझ? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिस्क्लोजर फॉर चेंज। बस इतना ही था मोटा मोटा ये। पहली बात तो हमें जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको डिस्क्लोज करना है, अगर कोई चेंज किया है तो चेंज को भी डिस्क्लोज करना है। अब चेंज क्या हो गया, चेंज के अंदर चेंज का इंपैक्ट मटेरियल है और अमाउंट पता है, तो अमाउंट के साथ बताओ, हिंदी में बात करते हैं। चेंज मटेरियल है बस अमाउंट नहीं पता लगा सकते, तो उसके फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर दो। चेंज करने से करंट ईयर पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, फ्यूचर में इंपैक्ट आएगा तो भी आप क्या करोगे, उस फैक्ट को डिस्क्लोज करोगे, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन क्या बोलती है, गोइंग कंसर्न फॉलो करो, कंसिस्टेंसी फॉलो करो, अक्रूवल। पर कंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया, हमेशा सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। आप चेंज कर सकते हो, पर चेंज कब कब कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको पता है अच्छे से, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस फॉलो हो रही है तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अगर फॉलो नहीं हो रही डिस्क्लोज करोगे। Accounting policies are the accounting principles and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statement। कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्लोजर, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन, ठीक है। कंसिडरेशन while selecting accounting policy, प्राइमरी कंसिडरेशन एंड अदर मेजर कंसिडरेशन, अदर कंसिडरेशन नहीं, अदर मेजर। प्राइमरी तो हमारे पास क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए, और अदर PMS, अदर क्या है हमारा PMS इज व्हाट, मेजॉरिटी और प्रूडेंट होना चाहिए, मटेरियल चीजों के लिए होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए काम हमारा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, कैसे डिस्क्लोज करोगे, आपको सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी तो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक ही जगह डिस्क्लोज करना है, और गलत ट्रीटमेंट का डिस्क्लोजर देकर कोई रेमेडी नहीं होती। चेंजेस कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी में, ठीक है, चेंज करोगे उसका इंपैक्ट मटेरियल है और अमाउंट असर्टेनेबल है तो बता दो, अदरवाइज फैक्ट को बता दो। फ्यूचर में आएगा इंपैक्ट तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग। चलो जी जल्दी आते हैं, आई थिंक ये हमारा डिवीजन हो गई पूरे एएस की, इसके अलावा कोई भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लर्न करवा दिया, डन, ठीक है। AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सिग्निफिकेंट है उनको डिस्क्लोज करना है, कोई चेंज है उसको भी डिस्क्लोज करना है, याद आया ये चीज, ठीक है। उसके बाद बोला इन्होंने क्या, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनका मीनिंग बताया, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस के बारे में बताया, फॉलो करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या करना है वो बताया, कंसिडरेशंस के बारे में बताया, और कब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया था, डन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लर्न हो गया साथ साथ। चलो जी
आइए जी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 1, certain fundamental accounting assumptions underlying the preparation and presentation of financial statements, they are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed. कह रहे certain fundamental accounting assumptions underlying the preparation and presentation of financial statements, they are usually specifically stated because their acceptance ठीक है and use are not assumed. ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो assumed होती है। क्या होती है वो? assumed. AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है। Certain fundamental accounting assumptions underlie the preparation and presentation of financial statements. They are usually not specifically stated because their acceptance are assumed. Disclosure is necessary if they are not followed. आई बात समझ? Second part, if fundamental accounting assumptions are not followed in preparation and presentation of specific disclosure is not required. उल्टा बोल रहा है ये। All significant accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statement should form a part, right? All word क्या है? Word क्या आ रहा है बार बार? मतलब मटीरियल। ठीक है जी। To ensure proper understanding of financial statement, it is necessary that all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statement should be disclosed. The disclosure of significant accounting policies of such should form a part of financial statement and they should be disclosed in one place. तो सारे पार्ट मैंने बता दी। क्या है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये भी ऐड ऑन कर दो कंपैरिजन पर्पस के लिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू डिस्क्लोज ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज एट वन प्लेस। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंटेंट अगर याद है माइंड में तो आप लिख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला एग्जाम में घुसने से पहले इसको लर्न करके जाना, देख के जाना पूरे कंटेंट को। In the books of sorry, any change in accounting policy which has material effect should be disclosed, right? Where the amount by which any item in financial statement is affected by such change is not ascertainable, wholly or in part, the fact need not to be disclosed. False. बस अब उसके AS लिख दो, पूरा का पूरा आपको लर्न होना चाहिए। In the books of Messrs Prashant Limited, closing inventory on 31st 3/15 amounting rupees 1,63,000. On the basis of FIFO method, the company decided to change the FIFO method to weighted average for ascertaining the cost of inventory in the year from the year 14-15. On the basis of weighted average method, closing inventories the amounting to rupees 1,47,000. अब सुनो, पहले हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी एज पर फीफो मेथड हम लिख देते हैं। फीफो मेथड के अकॉर्डिंग 163 थी, वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग कितनी आई? 147। ठीक है, हमने चेंज करा वेटेड एवरेज से तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कम हो गई। ठीक है, डन। फीफो से हम कहां जा रहे हैं? वेटेड एवरेज। अब इस सर्कमस्टांसेस के अंदर इन्होंने क्या बोला, जो भी चेंज हुआ है उस चेंज का मटेरियल इफेक्ट था। ठीक है, उस मटेरियल इफेक्ट को हम शो करेंगे विद अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट पता है, असर्टेनेबल है। ठीक है, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, जिससे क्या होगा आपका, दैट इज प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा इसका। अब हमारे पास रिलाइजेबल वैल्यू जो है इन्वेंट्री की बहुत ज्यादा है, वो है 195। अब उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री को हम शो करते हैं एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अभी पढ़ेंगे हम AS2 के अंदर। As per AS1, the disclosure of accounting policies, any change in an accounting policy which has a material effect should be disclosed in the financial statements. The amount by which any item in the financial statement is affected by such change should be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, the whole or part, the fact should be disclosed. पहले पूरा AS लिखा फर्स्ट लाइन में। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। Thus, Prashant Limited should disclose change in the valuation method and its effect on the financial statement, and company may disclose the change in the accounting policy in following manner. The company values its inventory at lower of cost or NRV
Since the NRV of all item of inventory in the current year was greater than the respective cost, the company valued inventory at cost. ये देखो यहाँ पे पहले इन्होंने NRV और cost के बारे में भी आपको disclose करके दिखाया. In the present year 14-15, the company has changed to weighted average method, which better reflects the consumption pattern. ये देख रहे हो आप, ये ठीक है. For ascertaining the inventory cost from earlier practice of using FIFO purpose, the change in policy has reduced the current profit and value of inventory by 16,000. चलो ये तो पूरा ICI का आंसर है. अगर आप इसका कुछ 70-80% भी लिख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार आइडिया लेके जाओगे लिखना कैसा है. यहाँ पे हुआ क्या था, चेंज हुआ था. चेंज का इम्पैक्ट किस पर आया था, प्रॉफिट पे आया था. आपको वो डिस्क्लोज करना था. ऑल इज वेल, ठीक है. तो ये चीज है आपकी, कोई दिक्कत. तो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 2. आई थिंक आप सबको क्लियर है अच्छे से. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है. ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है ये. हम फीफो से हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वेटेड एवरेज. तो एक बार देख लेना आप, सब वही बातें हैं इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड अ राइट इशू ऑफ शेयर्स इन 22. In the offer document to its member, it had projected a surplus of 40 crores during the accounting year to end of 31st March 22. The draft result for the year prepared on the previously that followed accounting policies. मतलब जो पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज थी उसको फॉलो करते हुए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इस बार का, वो रिजल्ट कितना आ रहा है, दैट इज 40 करोड़ का सरप्लस. ठीक है. and presented the pursuant the board of directors showing a deficit of 10 crores. ठीक है जी. अब सुनो मेरी बात, सॉरी, हमने जो प्रोजेक्टेड अपना प्रॉफिट दिया है वो दिया 40 करोड़ का. कहां पर, जब राइट इशू हम कर रहे थे तो हमने प्रोस्पेक्टस के अंदर, ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया, प्रोस्पेक्टस के अंदर 40 करोड़ का प्रॉफिट शो करा था. इतना आ जाएगा हमारे पास. बट अगर हम प्रीवियसली अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं तो उससे लॉस जा रहा है हमारा, वो कितने का जा रहा है, 10 करोड़ का. अब ये सोच रहे हैं कि 10 करोड़ का लॉस है, इसको हम ठीक करते हैं. ठीक है, उसके लिए इन्होंने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी. वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ हिताटो मेथड, दैट इज मतलब प्रीवियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़. अब इससे क्या होगा, 20 करोड़ से आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. पहले के मेथड के अकॉर्डिंग चलते तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आती, 30 करोड़. अब कितनी आ रही है, 50 करोड़. क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है. ठीक है, वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया. नॉट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर. ठीक है, प्रोविजन ऑफ 2% ऑफ सेल्स यूज्ड टू बी मेड अंडर द concept of matching of cost against revenue and actual expenses used to be charged against the provision. The board now decided to account for expenses as and when actually incurred. Sales during the year total rupees 600 crores. कह रहे पहले हम क्या करते थे, आफ्टर सेल एक्सपेंसेस का प्रोविजन क्रिएट करते थे. कितने का, 2%. 600 करोड़ का 2% कितना होता है, निकालना. 12 करोड़. कितना होता है, 12 करोड़ का जो प्रॉफिट है, जो हम रिकॉग्नाइज कर, जो लॉस है पहले हम रिकॉग्नाइज करते थे प्रोविजन के फॉर्म में, वो अब हम नहीं कर रहे हैं. हमने बोला जब एक्चुअल में एक्सपेंस होगा ना तभी करेंगे. आई बात समझ. ये हमारा चेंज करा. एक और अक्रूवल बेसिस नहीं है, ये अक्रूवल बेसिस अलग कुछ होती है. यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हम पहले प्रोविजन करते थे. अब हो सकता है, हमें लगता है प्रोविजन की नीड ही ना हो, क्योंकि उतने वो आफ्टर सेल जो एक्सपेंसेस हैं वो उतने होते ही ना हो जो हम सोच रहे हैं. ये क्या है, आफ्टर सेल एक्सपेंसेस का प्रोविजन है. सेल करने के बाद हम और सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, जिसके लिए हमने 12 करोड़ का प्रोविजन बना रखा था, बट हमें लगता है वो. बात समझ आ रही है. प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स which fall had taken place over the past 5 years, the provision being 10 crores. हाँ, परमानेंट फॉल है ना, याद करो. अगर भी परमानेंट फॉल होता है किसका, इन्वेस्टमेंट का, उसका प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं.
ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं 10 करोड़। अब 10 करोड़ का ये प्रोविजन बनाएंगे, इससे प्रॉफिट डाउन हो जाएगा हमारा, कितने से, 10 करोड़ से। बट यहाँ पे प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, जो एक पहले प्रोविजन बनाते थे अब हम नहीं बनाएंगे। As chief accountant of the company, you are asked to manage by the managing director to draft notes to accounts for the inclusion of annual report. As per AS1, any change in accounting policy which has material effect in the current period or which reasonably expected to have material effect in the later period should be disclosed. In case of change of accounting policy which has material effect in the current year and the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, whole or in part, the fact should be indicated. Accordingly, the notes of account should be properly disclosed. The change in, अब यहाँ पे पूरा का पूरा क्या लिखा है पहले मैंने, AS। अब आपको ये कंटेंट AS1 का याद नहीं है तो पक्की बात है वो मार्क्स नहीं मिलने वाले, आप पकड़ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो भी मैंने इसको बॉक्स में डाला हुआ है अलग से। फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द चेंज। जब चेंज आया तो वो सारी बातें लिखोगे चेंज वाली, चेंज जो हुआ उसकी वजह से आपका अमाउंट जो है सर्टेनेबल है, मटेरियल चेंज है, तो अमाउंट को डिस्क्लोज करो, वरना फैक्ट को डिस्क्लोज करो। अगर वो अभी आपको नहीं पता तो सिर्फ लेटर पीरियड्स में आएगा तो उसका फैक्ट को डिस्क्लोज करो। ये सारी बातें बना बना के लिखनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। पर स्टार्ट करोगे एज पर AS1। AS जो भी AS कंसर्न AS होगा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट उसमें उसका नंबरिंग देनी पड़ेगी आपको। अगर नंबरिंग देकर नहीं आते हो तो भी आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने वाले। बस अब ये सारी बातें बोल रखी है मैंने, बता दिया। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 20 करोड़ से, यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया प्रॉफिट कितने का, 12 करोड़ से। और यहाँ पे जब आपने 10 करोड़ का प्रोविजन बनाया तो रिड्यूस हो गया प्रॉफिट कितने से, 10 करोड़ से। तो 32 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और 10 करोड़ से क्या हो गया, कम हो गया, तो 22 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और उसका जो डेफिसिट आ रहा था 10 करोड़ का, एटलीस्ट डेफिसिट जो था -10 करोड़ का वो प्लस कर दो 22 करोड़, वो प्रॉफिट में पहुंच जाएगा 12 करोड़ के, जिससे एक बेटर प्रेजेंटेशन आ जाएगी आपकी। अब आपको ये ध्यान रखना है ये सब चेंजेस कोई मैनिपुलेशंस का पार्ट ना हो, कोई विंडो ड्रेसिंग ना हो, बस ये भी ध्यान रखना है। चलिए जी आगे यहाँ तक। एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस AS से कनेक्ट करता है वो क्या है आपका, इससे कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहली बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, ये CA फाइनल के मॉड्यूल से आया था। अब बाद में जाके इस क्वेश्चन को CA इंटरमीडिएट के मॉड्यूल में भी डाल दिया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ते हैं। XYZ company is engaged in the business of financial services as undergoing tight liquidity position since most of the assets of the company are blocked in various claims and petitions in a special court. XYZ has accepted intercorporate debts and it is making the best efforts to settle the dues. कह रहे हैं उन्होंने कुछ डेट्स लिए हैं और ICD लिए हैं, इंटर कॉर्पोरेट डेट्स लिए हैं और अपने जो भी ड्यूज हैं उनको पे करने की वो कोशिश कर रही है। There were claims at varied rate, ये बहुत सारे claims है अलग अलग रेट्स पर है। From the lenders, from the due date of the ICD to the date of repayment, the company has provided interest as per terms of the contract till the due date, not not for non-provision of interest for due date to date of repayment was effected in the financial statement। ये देखो पढ़ना क्या लिखा हुआ है, हमने एक नोट दे दिया कि ड्यू डेट के बाद से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक हमने कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करा इंटरेस्ट का। पहली बात समझना, वो क्या रहा है कि देखो कंपनी क्या कहती है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमने पेमेंट करनी, सपोज 31 मार्च 2021 तक हमने नहीं करी, पर एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमें 31 मार्च 2021 तक आपको इंटरेस्ट देना है। अब पेमेंट जो हमने करी मान लो वो करी 31 जुलाई को करी, 4 महीने बाद करी, तो 4 महीने का जो इंटरेस्ट है एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट उसका प्रोविजन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए था, बनाना चाहिए था, बट कह रहे हम नहीं बना रहे क्योंकि हमारा एज पर कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च तक का हमें इंटरेस्ट देना है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर रहे हैं। पर एक जनरल सर्कमस्टांस है, वही सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और रियलिटी बेस्ड बात करो ना। ऑन पेपर तो लिखा है बट ऑन पेपर ये भी लिखा है आपको पेमेंट कर देनी चाहिए थी, आपने पेमेंट नहीं करी, तो बाकी 4 महीने जो एक्सटेंड करे उसका इंटरेस्ट आपको देना चाहिए, उसका प्रोविजन भी क्रिएट करना चाहिए था। अब रॉन्ग ट्रीटमेंट देकर और आप सोच रहे हो कि मैं डिस्क्लोजर दे दूंगा उसका, तो वो रेमेडी नहीं है, बस यही बात हुई है। On account of uncertainties existing regarding the determination of amount and in the absence of any specific legal obligation at present as per terms of the contract, the company considered that
These claims are in nature of claims against the company, not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of note to account instead of making provision in the profit or loss account. The statement whether treatment done by the company is correct or not. Wrong treatment is not the remedy. याद आया? उसी से कनेक्टेड पॉइंट है. इतना बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन का क्रक्स यही है कि 4 महीने और, जो एग्जांपल लिया मैंने, 4 महीने और ड्यू डेट के बाद, के 4 महीने के बाद सपोज हमने पेमेंट की, 4 महीने का इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए, एज पर अप्रूवल कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए था, और आपने डिस्क्लोजर दे दिया कि हमने नहीं बनाया उस चीज का, बिकॉज एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमें डेट ऑफ रीपेमेंट तक इंटरेस्ट देना है, तो गलत ट्रीटमेंट है एकदम वो. अब बस यहाँ पे आया एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं. इन शॉर्ट मैंने आप पढ़ लेना एक बार. नॉन प्रोविजन ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट लायबिलिटी अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ अक्रूवल concept. Therefore, the treatment done by the companies of not providing interest amount from due date to the date of repayment is not correct. अब सर पहले AS1 लिखा, फिर वो अपना कंक्लूजन दिया आपने. अगर आपके पास ये 3 पैरा में आंसर देने की क्षमता नहीं है वहां पर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे AS में. और AS से ही वो चेक करते हैं आपकी नॉलेज लेवल. अब AS के अंदर आपको देखो सब अब ये पिक था आपका कि आप किस कॉन्सेप्ट का वायलेशन हुआ है यहाँ पर. ठीक है जी, ये 5 क्वेश्चन मैंने हॉट क्वेश्चन कराए हैं आपको अभी, जो मुझे लगता है एग्जाम में अगर AS1 से कुछ आया तो इनमें से कुछ आ सकता है. बिल्कुल यार, उसके बाद सब कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए वहां पर. चलिए जी, ठीक है जी, ये हो गया हमारा AS1. आइए जी हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ठीक है, हम इसको भी कोशिश करेंगे अपने हाफ एन आवर में इसको अपना वर्कआउट कर ले अच्छे से. ठीक है जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, ठीक है, इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं या तो कॉस्ट पर या फिर NRV पर, विच एवर इज लोअर. इन्वेंट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल की भी होती है, WIP की भी होती है और फिनिश गुड्स भी होती है. अब क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हो तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो तीनों टाइप की इन्वेंट्री पे. रॉ मटेरियल में खाली मटेरियल होता है, WIP में मटेरियल भी होता है, लेबर भी होती है, ओवरहेड्स भी होते हैं, और फिनिश गुड्स पे तो और ज्यादा होता है, मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स. ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पर अगर हम समझें, ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी तीनों टाइप की इन्वेंट्री के अंदर. चलिए जी, वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, हम किस वैल्यू पर उसको शो करेंगे. इन्वेंट्रीज क्या हो गई आपकी, रॉ मटेरियल की हो गई, WIP की, फिनिश गुड्स की हो गई. कंज्यूमेबल्स भी इन्वेंट्री होती है. क्या होती है मेरे बच्चे? कंज्यूमेबल्स. लाइक मेरे बिजनेस के अंदर डायरेक्टली मेरे ऊपर AS2 एप्लीकेबल नहीं है, बट मेरे पास इन्वेंट्रीज है मेरी बुक्स की, तो उसके ऊपर आप मेरे क्या वो कंज्यूमेबल्स क्या मेरे वो, उसके ऊपर AS2 एप्लीकेबल हो जाएगा. आइए जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज इज प्रिस्क्राइब्ड इन AS2. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री व्हिच प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एट व्हिच inventories are carried in the financial statements until related with the revenue are recognized. It also provides guidance to the cost formulas. अब cost formulas क्या हैं आपके? FIFO, LIFO, ये क्या हमारे cost formulas that are used to assign cost to inventories. Any written down thereof to net realizable value. Written down कैसे करना है, ये सब बातें इसके अंदर है. ठीक है, तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि वैल्यू, किस वैल्यू पर आप इन्वेंट्री को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करो. ठीक है, डन. उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट फॉर्मूलाज बताएंगे हम. ठीक है, और यानी रिटर्न डाउन होगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम. अब स्कोप, CFA, CFAS, सी मतलब क्या हो गया मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नॉट एप्लीकेबल. सुन लो, कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. दूसरा कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. एनी एंटिटी होल्ड्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, एफ का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप होल्ड कर रहे हो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ये AS एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर AS13 एप्लीकेबल है. अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड भी करते हो, मतलब ब्रोकर भी हो आप, इन द सेंस में बोलूंगा आपका बिजनेस है, परचेज सेल करना है, तो भी आपके ऊपर ये AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा. उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर हमने इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के नाम से माना. इन तीनों के ऊपर ये एप्लीकेबल है CFAS.
के ऊपर एप्लीकेबल, सी का मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन, एफ का मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ए का मतलब क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और एस का मतलब क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। डन। बट सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई इन्वेंट्री पड़ी है वो एज कंज्यूमेबल, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। एग्रीकल्चर वाले प्रोड्यूस के ऊपर कब एप्लीकेबल नहीं है, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हमारा, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने क्या रखा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के एश्योर कर रखा है। जब मुझे पता है मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतने का सेल होना है, या फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, किसके अंदर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कंपनी आपको अश्योर कर देती है कि इतने में आपका वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा, पहले से ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने, आप सब्जी उगाना स्टार्ट करो, मैं इतनी की परचेस करूंगा आपसे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब जब तुझे पता है कि तेरा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इतने का बिकना है और श्योरिटी है उसके ऊपर, तो पक्की बात है ना, तू उस पर वैल्यूएशन करेगा उसकी, चाहे वो 10 रुपए का कॉस्ट आ रही है पर बिकेगा वो 12 रुपए का, गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। अब तेरे पास गारंटी है, रीजनेबल वर्चुअल सर्टेनिटी है, तेरे एसेट फ्यूचर में इतने का जाने वाला है, तो एसेट की वैल्यू फिर 12 लो 10 मत लो, यहाँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव सर्टेनिटी। आई बात समझ? ठीक है, तो इसलिए उस केस के अंदर हम ऐसा करते हैं। ठीक है, टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट एनआरवी, अगर वो एनआरवी पे मेजर कर रहे हो आप, तो कॉस्टिंग की तो बात ही नहीं आती उसकी, तो ये टॉपिक एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, दैट इज उसकी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट प्राइस नहीं है, ठीक है, आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ना गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ना ही कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में वो नॉर्मल तरीके से AS2 के अंदर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। If it chooses to carry inventory at cost, the standard of measurement rules apply, measuring lower of cost और NRV। आई बात समझ? तो वो NRV पे कब करते हैं, NRV पे कब करते हैं, जब क्या होता है, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यह क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले हमने स्कोप पढ़ लिया इसका, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस वैल्यू पे इन्वेंट्री को कैरी करवाएंगे, किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर किस किस तरीके से कॉस्ट की वैल्यूएशन करेंगे, वो सब बातें हो गई। आइए जी, स्कोप मैंने बता दिया, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज आर दी एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर सेल, दैट इज कॉल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब सपोज कुछ एसेट्स ऐसे हैं मेरे बिजनेस में जो हेल्ड फॉर सेल है, बट फिर भी वो इन्वेंट्री नहीं है, बिकॉज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है मेरा। जिस चीज का आपका बिजनेस है वो ओसीबी है, क्या है वो आपकी ओसीबी, जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है ये वाली बात, ओसीबी हमेशा बोलता हूं मैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब रॉ मटेरियल, WIP वगैरह, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अब जैसे मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूं आपको, इस सर्विस को रेंडर करने के लिए बुक्स देता हूं मैं आपको, वो कंज्यूम हो रही है, क्या हो रही है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं हो रही, वो क्या हो रही है, कंज्यूम, तो उसके ऊपर भी AS2 जो है एप्लीकेबल है। तो कंज्यूमेबल्स एंड लूज टूल्स के ऊपर भी AS2 एप्लीकेबल है। तो इन्वेंट्री एक ब्रॉड वर्ड हो गया, इन्वेंट्री के अंदर मुझसे पूछोगे आप तो रॉ मटेरियल भी आ गया, WIP भी आ गया, फिनिश गुड्स भी आ गया, कंज्यूमेबल्स भी आ गए, और क्या आ गए, लूज टूल्स भी आ गए। आई बात समझ? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करते हैं मोटा मोटा आगे। ठीक है, तो मेजरमेंट वैसे दो टाइप की होती है, सच बोलूं मैं आपको, एक होती है इनिशियल मेजरमेंट और एक क्या होती है आपकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होती है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बैलेंस शीट डेट, मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, और जिस अमाउंट पे हम कैरी करते हैं उसको लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट, दैट कैन बी कॉस्ट, दैट कैन बी। आई बात समझ? अब इन्वेंट्रीज, अगर इन्वेंट्री क्या है, रॉ मटेरियल की है, किसकी है, रॉ मटेरियल की है, ठीक है, तो उस केस के अंदर तो सिंपल है, जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ परचेज होता क्या है वो भी निकालना सीखेंगे, ठीक है, अगर फिनिश गुड्स एंड WIP है तो लोअर ऑफ बोथ कॉस्ट और NRV, वही बात आ गई। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, तो इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है और WIP है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है इन बातों के ऊपर ना बाद में फोकस करेंगे अभी, ठीक है, अंदर की बातों के अभी बता नहीं रहा हूं,
ठीक है, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट पे। क्या मीनिंग ऑफ कॉस्ट? ठीक है, तो इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अभी हम बात करते हैं कॉस्ट, इसको छोड़ दो सारे चार्ट को अभी। अब कॉस्ट क्या होता है? अगर आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट और मटेरियल चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको कॉस्ट का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस। अगर कोई आपने जीएसटी वगैरह पे करा और आपको लगता है वो आपका नॉन रिफंडेबल है या फिर एडजस्टेबल नहीं है, उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, तो उसको ऐड करोगे। पर ऑलरेडी एडेड है, फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। लेस कब करेंगे? सुनो मेरी बात, अब सुनना। ड्यूटी एंड टैक्सेस ये दो तरीके से आएंगे आपके सामने। ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज प्राइस, ठीक है, और आपका नॉट एडजस्टेड इन परचेज प्राइस। ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज प्राइस है, बात समझ आई? और उसके बाद इन्होंने क्या बोला? दैट इज कि वो क्या है? रिफंडेबल है। क्या है वो? रिफंडेबल है। तो मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड मतलब ऐड हो रखा है, पर वो रिफंडेबल है, तो मतलब एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, बाद में वो टैक्स रिफंड हो जाएगा हमें, तो उसको फिर यहां से बाहर निकालो, फिर माइनस करेंगे। अगर वो नॉन रिफंडेबल है, क्या है वो? नॉन रिफंडेबल है, तो ऑलरेडी एडेड था और उसको हमने कॉस्ट का पार्ट बनाना है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे हम। अब नॉट एडजस्टेड इन परचेज प्राइस, अगर परचेज प्राइस में वो एडजस्टेड नहीं है, ठीक है, अगर वो रिफंडेबल है तो उसको छुए भी मत, कुछ करना ही नहीं है उसको, तो क्योंकि वो ऊपर एडजस्टेड नहीं है, मतलब ऊपर ऐड नहीं है परचेज प्राइस के अंदर, और आपको भी इसको ऐड नहीं करना था, और वो क्योंकि वो रिफंडेबल है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर वो नॉन रिफंडेबल है, वही बात आ गई, ठीक है, तो उस केस में ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे यही कर रखा है इन्होंने, यहां ध्यान दो। परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं है बिकॉज बेसिक परचेज प्राइस है। अगर ये ऐड कब होगा? जब वो नॉन रिफंडेबल, अगर रिफंडेबल होता तो ऐड नहीं होता। अगर ये ऑलरेडी ऊपर प्राइस में एडेड है और रिफंडेबल है तो माइनस करना पड़ेगा। समझ आई? चलो, कैरिंग कॉस्ट मतलब इनवर्ड फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है, कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो गुड्स को उसकी प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए करे हैं आपने, ठीक है, वो सारे खर्चे। ऑल अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू वेयर हाउस। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस कर दो, यहां पे लेस हो जाएगा। ये एक ही बात होगी क्वार्टरली डिस्काउंट फिलहाल के लिए। ड्यूटी ड्रॉबैक एंड सिमिलर आइटम्स, ठीक है, वही बात हो गई जो ऊपर हमने डिस्कस करी थी अभी, इसको छोड़ देते हैं। तो यहां से क्या आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर मुझसे कोई शॉर्ट में पूछेगा सर कॉस्ट ऑफ परचेज आप कैसे निकालोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, जो बैलेंस आएगा इसके अंदर ऐड कर दो कैरेज इनवर्ड, ऐड कर दो आप इंश्योरेंस, आई मतलब इंश्योरेंस, ऐड करो अदर एक्सपेंसेस जो इंपॉर्टेंट थे उस इन्वेंट्री को वहां तक लाने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर से आपको देखना है किसको, अगर प्लस करना पड़े कभी कभी किसको, आपका नॉन रिफंडेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये आ गया टोटल। इस टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं इफेक्टिव यूनिट से। अगर आपको याद हो इफेक्टिव यूनिट्स क्या होती हैं? टोटल यूनिट्स, अगर कॉस्टिंग याद करो माइंड में, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। क्या होंगी? माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। बात समझ आई? ठीक है, फिर कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा आपका? कॉस्ट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, और जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं बिकॉज मटेरियल में भी कवर अप की टॉपिक है, बट आने को आ भी सकता है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? कन्वर्जन मतलब डायरेक्ट मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट करते हो उसमें जो भी खर्चे आते हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? कन्वर्जन कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ध्यान से आप देखना इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहां से। और अब यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। आइए जी मैं खुद से करवाता हूँ, वहां पे जो लिखा है लिखने तो छोड़ो उसको। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट करने की कॉस्ट होती है उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में दो टाइप की कॉस्ट है, एक डायरेक्ट लेबर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो एक्चुअल बेस पर आती है। क्या आती है? ये भी एक्चुअल बेस पे आनी है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या है मेरे बच्चे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स दो टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं और एक क्या होते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। अगर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, क्या है, अगर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं तो वो भी एक्चुअल बेस पर आएंगे। क्या आएंगे? वो भी एक्चुअल। अगर वो फिक्स ओवरहेड्स हैं तो वो डिपेंड करता है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया एब्जॉर्प्शन का। किसका आ गया? अगर अकाउंट्स क्या बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड होंगे। अकाउंट्स ऐसे नहीं बोलता। अकाउंट्स बोलता है अगर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या बोला? अगर, ढंग से सुनना, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है किससे? दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी से, तो फिर उसके बाद आप एक्चुअल बेसिस पे काम करोगे। किस पे करोगे आप? एक्चुअल बेसिस पे। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है किससे? नॉर्मल कैपेसिटी से। नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है और एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो फिर आप करोगे नॉर्मल कैपेसिटी। किस पे करोगे आप? अभी फिलहाल के लिए लर्न कर लो जल्दी से ये वाला काम। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। हमारे फिक्स ओवरहेड्स हैं 10 लाख के। कितने के मेरे बच्चे? 10। मेरी नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो 1 लाख यूनिट्स की है। किसकी है? 1 लाख यूनिट्स की। अब एक्चुअल प्रोडक्शन जो आई वो आई 1,25,000 यूनिट्स। कितनी आई मेरे बच्चे? 1,25,000। और दूसरा केस क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुई मेरी वो कितनी हुई? 90,000। कितनी हुई? 90,000। अब पहले वाले केस में एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है किससे? नॉर्मल से। तो आईसीआई ने क्या बोला, क्लैरिटी दी, तो इस केस में फैक्ट्री ओवरहेड नॉर्मल बेस्ड नहीं होंगे, वो एक्चुअल बेस्ड होंगे, अदरवाइज कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे कितने से? 1,25,000 यूनिट से। आ गया रिकवरी रेट ऑफ पर यूनिट। कितना आया? 10 लाख डिवाइड बाय 1,25,000। जल्दी निकालो। 8। और अगर यही आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 होती तो उस केस के अंदर आप 1 लाख से करोगे। मतलब इन दोनों में से कंपेयर करो, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर। ठीक है, यहां आ गया 1 लाख। कितना हो गया यहाँ पर? 10। अगर इस केस में मैं 1 लाख से कर देता तो 10 लाख डिवाइड बाय वो 1 लाख करना पड़ता तो आंसर 10 आता, जो एक्चुअल में कितना है? 8। अननेसेसरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती। अब इस केस के अंदर भी मैं 10 लाख को डिवाइड करता फिर अगर 90 से तो कितना आता? जल्दी बताओ। 11 पॉइंट। तो यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ जाती। तो इसलिए सीए इंस्टीट्यूट ने कहा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अननेसेसरी हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, जो हाइयर होगा डिनोमिनेटर, एक्चुअल या फिर नॉर्मल, उस हाइयर वाले डिनोमिनेटर को हम लेंगे। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है। पहली बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो बस ये कॉन्सेप्ट था, इसको लर्न कर लो। ठीक है, जो आपकी डायरेक्ट मटेरियल है वो वेरिएबल कॉस्ट है एक्चुअल बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर एक्चुअल बेसिस पे, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल बेसिस पे, बट जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो डिपेंड्स। कॉस्टिंग पूरी यहां पर मन में नहीं आएगी। कॉस्टिंग सिर्फ कहता है क्या? नॉर्मल कैपेसिटी बेस्ड ऑलवेज। पर आईसीआई एएस2 में क्या कहता है? नॉर्मल कैपेसिटी बेस्ड नहीं होगा। थोड़ा डिपेंड करता है, जो दोनों में से ज्यादा हो। एक्चुअल है तो एक्चुअल बेस पे लोगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल बेस पे लोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ओवर वैल्यूएशन रहेगी क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि वो नहीं चाहता। आई बात समझ? बस खत्म हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें सारी बातें यही लिखी हुई थी, मैंने आपको वैसे लिखवा दी जल्दी से। डन जी। अब वो कह रहे हैं अदर कॉस्ट क्या होती है? ये तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया। 3 कॉस्ट बोली उन्होंने, कॉस्ट ऑफ परचेज वो बता दिया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। सर अदर कॉस्ट क्या होती है? कोई भी ऐसी कॉस्ट जो नेसेसरी है उस इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए, वो सारी कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, R&D कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वगैरह। ठीक है, ये सब चीजें जो नेसेसरी थे उन गुड्स को अपनी प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए। ठीक है, तो सारी कॉस्ट को करेंगे हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदर डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अदर डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, कुछ कॉस्ट इसको अभी छोड़ दो, गलती से यहाँ पर आगे लास्ट में पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ना है, अभी के लिए छोड़ना है। कुछ कॉस्ट जो है कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती। सर कौन कौन सी है? नॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट, जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट को जनरल सर्कमस्टांस में इंक्लूड नहीं करते। एबनॉर्मल तो वैसे भी नहीं करेंगे लॉस, जनरल एडमिन ओवरहेड्स तो वैसे भी नहीं करेंगे। ठीक है,
और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी नहीं करेंगे। बट एक चीज, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट पे ध्यान देना है। कभी कभी ये स्टोरेज और इंटरेस्ट कॉस्ट ये नेसेसरी हो जाती हैं। क्या होती है? ये नेसेसरी होती है उसकी प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए। तो उस सर्कमस्टांस में इन्होंने क्या बोला, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। लाइक वाइन का एग्जांपल दिया था हमने। वाइन को बनाने में 2 या 3 साल लगते हैं, तब तक हमारे फंड्स भी ब्लॉक रहते हैं, वो स्टोरेज की कॉस्ट भी आ रही होती है। तो उस केस में फंड्स का जो इंटरेस्ट है और स्टोरेज की कॉस्ट है, दोनों को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। AS 16 बोलता है। कौन बोलता है? क्योंकि उस केस में इन्वेंट्री बन गई आपकी क्वालिफाइंग एसेट। क्या बन गई? क्वालिफाइंग एसेट। अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर, AS 16 के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं जी। अब बोला ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड, सॉरी, ये आ गई, ये तीनों पार्ट आ गए आपके, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। अब कौन कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड होंगी? एक्सक्लूड भी मैंने बता दिया आपको। अब एनआरवी क्या होता है? कह रहे एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। क्या आपकी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू है आपकी। ठीक है जी। अगर हम जनरल सर्कमस्टांस पे बोले एनआरवी का कॉन्सेप्ट कहां पर आता है, अब समझो आप। एनआरवी रॉ मटेरियल में हम इसको नहीं यूज करते, सिर्फ फिनिश गुड्स और WIP में हम यूज करते हैं एनआरवी वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, रॉ मटेरियल तो हम बेचेंगे नहीं, वो तो वैसे भी यूज करेंगे। किस पर्पस के लिए? दैट इज अपनी प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो उसका कोई लेना देना नहीं है फिनिश गुड्स से, सॉरी बाहर सेल होने से, तो उसको सेल तो वैसे भी नहीं करना। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की पहले फोकस करते हैं। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी की बात करें तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, तो क्या आता है आपका? एनआरवी। क्या आती है आपकी? एनआरवी। अब समझो मेरी बात। एक मान लो फिनिश गुड्स है, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है मान लो 100 रुपए, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है आपकी कितनी है बेटा? 110। आपको लग रहा है मार्केट वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, दैट शुड बी वैल्यूड एट 100। बट हमें क्या पता है कि जब हम इसको सेल करने जाएंगे जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, मतलब सेलिंग एक्सपेंस आएंगे, या बोल सकते हैं कमीशन वगैरह देनी पड़ेगी 10%। 10% की कमीशन पे बिकता है मार्केट में ये। तो मतलब क्या हो गया? दैट इज 11 रुपए की कमीशन पे करनी पड़ेगी। तो एनआरवी कितनी आएगी हमारे हाथ में? 99। मार्केट वैल्यू 110 है पर एनआरवी कितनी है? 9। अब इससे कंपेयर करो इसको। तो फिनिश गुड्स को वैल्यू किस पे करेंगे हम? 99 पे। कोई दिक्कत? अब आ जाओ WIP पे। अब मेरे जो एग्जांपल है, एग्जांपल देखो बस आप। WIP की कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट मेरे पास होगी एक्चुअल कॉस्ट जो अभी तक हमने खर्च करा। ऑब्वियस ही बात है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट 100 रुपए है तो WIP कॉस्ट 100 रुपए नहीं होगी। एक्चुअल कॉस्ट इसकी मान लो 70 है, से फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू तो फिनिश गुड्स की होगी ना, WIP की मार्केट वैल्यू होती नहीं है 110। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है हमारी? 11। कितना बच गया? 99। फिर यहां से लेस कर दो फर्दर कॉस्ट। क्या लेस कर दो? और जो WIP को कंप्लीट करने में जो और कॉस्ट आ रही है, जो आएगी, सपोज और कॉस्ट जो आने वाली है इसके ऊपर, वो कितनी आने वाली? 30 रुपीज आने वाली है। कितनी आने वाली है? 30। तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 69। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 70। दैट शुड बी वैल्यूड एट 69। बात समझ आई? कॉस्ट और ये एनआरवी निकाली हमने किसकी? WIP की। तो इसका मतलब एनआरवी निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, सॉरी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मतलब फर्दर कॉस्ट। ये कब लगता है? ये सिर्फ, और कॉस्ट ऑफ सेल मतलब वही सेलिंग एक्सपेंस, चाहे WIP और फिनिश गुड्स हो, लेस कर दो तो क्या आ गया? एनआरवी। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है आपका। रॉ मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कह रहा है भाई मैं तो यूज होना हूं, मुझे तो यूज करोगे तुम, मैंने कौन सा मार्केट में जाके सेल होना है कि मेरी तुम कॉस्ट निकालोगे। बट रॉ मटेरियल के ऊपर एक स्टार बना लेते हैं, वो स्टार को मैं ऊपर यूज करता हूँ, गलती से ये चार्ट यहाँ ऊपर चला गया, ठीक है, ये यहाँ पे इसके नीचे आना था, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं? रॉ मटेरियल वैसे तो कॉस्ट पे वैल्यू होगा। क्या होगा? वैसे तो कॉस्ट पे। ये एग्जाम क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया ना एग्जाम क्वेश्चन है तो मतलब एग्जाम क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना। कह रहे वैसे तो कॉस्ट पे वैल्यू होगा, कह पर मेरी बात ध्यान रखो,
कह रहे फिनिश गुड्स जिसको आप सेल कर रहे हो वो कॉस्ट या अपने उससे ऊपर पे सेल हो रहा है, अपनी कॉस्ट या उससे ऊपर पे, तो रॉ मटेरियल कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, नो नीड टू रिटर्न डाउन टू एनआरवी। पर जिस फिनिश गुड्स में वो यूज होने वाला है, पर वो खुद ही फिनिश गुड्स बेचारा अपनी कॉस्ट से कम पे सेल होने वाला है, वो अपनी कॉस्ट से कम पे सेल होने वाला है, तो उस केस में वैल्यू एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसको, रॉ मटेरियल। इसका शॉर्टकट बना देता हूं 1 मिनट के अंदर, सुनो मेरी बात। रॉ मटेरियल बड़ा भक्त इंसान है फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स कॉस्ट पर, तो रॉ मटेरियल भी किस पर होगा, कॉस्ट पर। फिनिश गुड्स एनआरवी पर, तो रॉ मटेरियल भी क्या रहा, मैं किस पर आऊंगा, एनआरवी तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब करंट कॉस्ट, मतलब क्या हो गया, करंट कॉस्ट, बस खत्म। आई बात समझ, ठीक है। तो इन शॉर्ट की स्टोरी यही है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल वैसे तो कॉस्ट पे होगा, पर उसका फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट पे कम, कॉस्ट से कम पे सेल हो रहा है, तो उस केस में उसको भी हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। चलिए जी, मोटा मोटा अगर बात करूं ना, एएस खत्म हो गया। अगर मेजर लेवल पे इसको ढंग से पढ़ के जाओगे, सारी बातें जो मैंने बोली एक बार कनेक्ट करोगे माइंड के अंदर, ठीक है। एएस कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज हो गई। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है मैंने बता दिया, इन्वेंट्री को हम इनिशियली मेजर कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, बट ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल किसके ऊपर है, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी पे। रॉ मटेरियल जनरली किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, प्रोवाइडेड उसका फिनिश गुड्स कॉस्ट से ऊपर पे सेल हो रहा हो, तो उसका फिनिश गुड्स ही खुद एनआरवी पे है, तो बेचारा वो भी किस पर आ जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, रॉ मटेरियल जो है आपका वो एट कॉस्ट होगा, अब पढ़ो, एट कॉस्ट होगा इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट और अबव, अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट। याद हो गया। डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, बट व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आइटम इंक्लूड थे मैंने बता दिया। इफेक्टिव यूनिट्स निकालना मैंने सिखा दिया, ये एग्जाम क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कॉन्सेप्ट आ गया था फैक्ट्री ओवरहेड्स का, किसका आ गया था, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर है वो डिपेंड करता है जो हायर है, जो हायर, एक्चुअल तो एक्चुअल पर, नॉर्मल तो नॉर्मल पे, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अदर कॉस्ट पर कोई भी ऐसी कॉस्ट जो नेसेसरी थी उस इन्वेंट्री को उस प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए, तो सारी कॉस्ट क्या होंगी, ऐड होंगी। पर कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, आपका स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एडमिन, जनरल एडमिन वाले, सेलिंग एंड एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। बट इन दोनों के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, AS16 एप्लीकेबल होता है। डन जी। एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। आओ जी हम क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से इसके, कुछ मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, बस वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है बस, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर। डन। आइए, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर सोप्स, इट रिक्वायर्स ऑयल विच इज बॉट इन टेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY, company has 1 lakh empty tins and containers. The entity sells empty tins for 2 each. So the worth of tins held by the company is 2 lakh, which is a material amount for the entity. ठीक है, हम क्या बनाते हैं, हम सोप बनाते हैं। सोप क्या है मेरा, फिनिश गुड्स। सोप बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। ऑयल क्या है मेरा, रॉ मटेरियल। ऑयल आता किसमें है, टिन्स के अंदर आता है। टिन्स जो होती हैं वो बिकने वाली हैं 2 लाख की। कितने की बिकने वाली है, 2 लाख। हेल्ड फॉर सेल है, क्या हेल्ड फॉर सेल। भाई टिन बेचना तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, क्या था वो, तो कह रहा क्या ये टिन्स इन्वेंट्री का पार्ट होंगी, कह रहे नहीं, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं हो सकती। शॉर्ट की स्टोरी है, क्लियर, पक्का। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द नॉर्मल वेस्टेज इज 5% ऑफ इनपुट। 5000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट आर पुट इन द प्रोसेस रिजल्टिंग द वेस्टेज ऑफ 300 मेट्रिक टन। 5000 डाला, 5000 का 5% कितना होता है, 250। आज तुम इतने बड़े लेवल कॉस्टिंग का अचीव कर चुके हो, अब तुम नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस नहीं पहचानोगे, तुम्हें यहाँ पे रहने का हक नहीं था कोई भी, ठीक है। 300 में से 250 तो क्या है, नॉर्मल, बाकी 50 क्या है मेरा, एबनॉर्मल।
एबनॉर्मल की वैल्यूएशन कैसे होती है? एज गुड यूनिट। क्या होती है? एज गुड यूनिट। याद करो यार, प्रोसेस कॉस्टिंग करके आए हो अभी आप मेरे साथ। ठीक है, कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज ₹1000। The entire quantity of waste is on stock at the year end. The waste has no reliable value. Okay, what is the cost per unit? As per AS2, abnormal amount of waste of material, labor and overproduction costs excluded from the cost of inventory. Such costs are recognized as expense in the period in which they occurred. मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से हटा देंगे। देखो पहले AS2 लिखा हमने, क्या लिखा पहले? AS। चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, AS2 का रेफरेंस देना पड़ा है। नॉर्मल चीजों को हम हटा देते हैं, इंक्लूड नहीं करते। नॉर्मल वेस्ट कितनी है हमारी? 250 है। एक्चुअल वेस्टेज कितनी है? इतनी है। एबनॉर्मल लॉस इतना हो गया। The cost of normal waste will be included determining the cost of inventory at the year end. Cost of normal waste amounting rupees इतना। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं कैसे आया ये। टोटल कॉस्ट कितनी है? 5000 मेट्रिक टन था, और एक की कॉस्ट कितनी है बेटा? 1000 रुपए, राइट। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कॉस्ट कितनी हुई मेरे बच्चे? 5000 इंटू 1000 कितना हो गया? 50 लाख। इसको डिवाइड कर दोगे इफेक्टिव यूनिट से, याद आया? इफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं? 4750। कितना है मेरे बच्चे? 10.63। ये इफेक्टिव कॉस्ट। जो कॉस्ट पहले 1000 रुपए नजर आ रही थी, वो कॉस्ट बढ़ के कितनी हो गई? 10, ड्यू टू नॉर्मल लॉस। ड्यू टू नॉर्मल लॉस। ठीक है जी। तो कह रहे 1052.63 पे आप इसकी वैल्यूएशन करोगे। ठीक है, और जो इसमें से, ये तो हमने नॉर्मल आउटपुट एक्सपेक्ट किया था, 50 तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस इंटू 1052.63, ये डाल दोगे कॉस्ट, ये सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में, कहा जाएगा? बाकी जो बचा 4700 एक्चुअल आउटपुट है। क्या एक्चुअल आउटपुट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1052.63, ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की कॉस्ट से हमने एक्सक्लूड कर दिया एबनॉर्मल लॉस को। किसको एक्सक्लूड कर दिया? एबनॉर्मल लॉस। समझ आई ये वाली बात? बेटर वे में समझ आई होगी। ठीक है, चलो जी हम आगे बढ़ते हैं। डन। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से पकड़ो आप। ठीक है, ऑन 31st March देयर इज WIP ऑफ अ प्रोडक्ट ए। इट इज एस्टिमेटेड दैट द फिनिश प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट 1000। ठीक है, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इज 200, ब्रोकरेज इज 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ये हो गया 10 और ये हो गया, ये आगे NRV। पर इसकी भाई की कॉस्ट कितनी थी? ठीक है, व्हाट इज द NRV? और NRV तो पता है हमें, 700 रुपए हो गई। अच्छा, फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ये 200। ये तो इजी था ना, हो गया, छोड़ दो इस चीज को। अब आओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझ आ रही है वाली बात? ठीक है, Mr. Mehul gives the following information relating to items forming the part of inventory as on 31st 3. His factory produces product X using raw material A. Product X बनता है, raw material क्या है? A है। 600 units of raw material A purchase at the rate 120. Replacement cost of raw material A as on 31st 3/18 is 90 rupees per unit. ठीक है, 500 units of partly finished goods in the process of producing X. Cost incurred till date is 260 per unit. These units can be finished next year by incurring additional cost of 60 per unit. क्या है? 600 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए हमने परचेज किया था 120। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है इसकी? 90 रुपए है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मुझे अभी तक मतलब नहीं है। 500 यूनिट्स पार्टली फिनिश गुड्स है, मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल भी है मेरे बच्चे, और क्या है? WIP भी है। कॉस्ट अभी तक 260 रुपए खर्च हुए। These units can be finished next year by incurring further expense देर का 60 रुपए, और 1500 यूनिट्स क्या है मेरे पास? फिनिश गुड्स की हैं। इसके ऊपर कितना खर्चा है? 320। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज 300 रुपए। डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड ऑन 31st 3। ठीक है, बहुत अच्छा है। पहले तो इन्होंने पूरा का पूरा AS2 लिखा उठाकर, पूरा का पूरा क्या लिखा? AS2 लिखा। As per AS2, raw material and other supplies held for use in the production of inventory are not written down below cost if finished goods in which they will be incorporated are expected to sold at cost or above cost.
However, when there has been decline in the price of material, it is estimated that cost of finished product will exceed NRV. The material are written down to NRV. कह रहे वही वाली बात आ गई, अगर आपका फिनिश गुड्स जो है एनआरवी पे आ जाएगा तो मटेरियल भी किस पर आएगा, एनआरवी पे। ठीक है जी। इन सच सर्कमस्टांसेस द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल मे बी बेस्ट अवेलेबल मेजर of their NRV. In the given case, the selling price of product X is 300 and total cost per unit of production is 320. Hence, the valuation will be done as under. वो दिक्कत बड़े सिंपल तरीके से हम कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी यहां पर टेंशन नहीं लेनी। चलिए जी, तीन टाइप की चीजें हैं, एक रॉ मटेरियल है बाहर निकालते हैं, एक फिनिश गुड्स है और एक क्या हमारा WIP है। इनकी कॉस्ट क्या पहले ये देखते हैं तीनों की। फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट, WIP की जो कॉस्ट, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है हमारी वो 120 है। फिनिश गुड्स की कितनी थी मेरे बच्चे, फिनिश गुड्स की कितनी है 320 और WIP कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है उसकी 260, कितनी है 260। अब NRV की बात करते हैं, इसकी NRV या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसकी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 90। अब इसकी जो NRV है भाई की वो कितनी है 300। अब इसकी NRV निकालनी पड़ेगी 300 माइनस, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है कुछ, क्या मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ सेल कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की NRV में से फर्दर कॉस्ट लेस कर दो। क्या कर दो आप बेटा, फर्दर कॉस्ट, और जो फर्दर कॉस्ट है वो कितनी है बेटा 60 रुपए की, वो लेस कर दो आप, कितना आ गया 240। आई बात समझ। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला आपको, इसकी वैल्यूएशन की बारी आती है, ध्यान रखना। अब ये 120 पे और 90 पे, किस पे वैल्यू होगा 90 पे, क्यों, क्योंकि मेरा फिनिश गुड्स भी किस पे वैल्यू हो रहा है, मतलब तू इस पर होगा तो मैं भी इस पर ही होऊंगा। ये 260 और 240 किस पर होगा 240। आई बात समझ, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स, इसके नंबर कितने थे 600, इसके कितने थे 1500 और इसके कितने थे 500, है ना, बस बात समझ आई। अगर मान लो, क्या मान लो सर, अगर आप मान लो कि जो हमारी NRV है फिनिश गुड्स की वो कितनी हो जाती, इंस्टेड ऑफ 300 ये 330 हो जाती, सर पूरे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता। पहली बात तो इसकी वैल्यूएशन भी किस पे होती 120, अब इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसकी वैल्यूएशन भी किस में होती 120, बस ये 330 होता। अब ये 330 था तो 330 कर दो, माइनस 60 कितना होता है ये 270, इसकी वैल्यूएशन भी किस पे होती। ऑल वेल, ऐसे करके दो ऑप्शन दे देगा, मान लो उसकी NRV इतनी है, मान लो NRV इतनी है, पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। आई बात समझ। एग्जाम का वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन है ये, ठीक है, टच करके मत देखना, ये हॉट नहीं है वैसे। डन, चलो जी एक क्वेश्चन और था, ये तो हो गया हमारा सारा का सारा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें गलती से मेरे ख्याल में रह गया, वो मैंने डाला नहीं है इसके अंदर, पर वो क्वेश्चन किससे कनेक्टेड था, वो क्वेश्चन था वही वाला पॉइंट कनेक्टेड जो मैंने वैसे आपको करवा दिया इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड, दैट इज ये वाला पॉइंट जो मैंने एग्जांपल देके करवाया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात अब कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर कॉस्ट फॉर्मूला का, किसका आता है कॉस्ट फॉर्मूला। बुक देना एक मिनट जल्दी से, जल्दी बुक दो आप सब। एक मिनट रुको, मैं कुछ और देखूं, चलो आप पहले आ जाओ। कॉस्ट फॉर्मूला में हमने क्या बोला, दैट इज जो हमारी इन्वेंट्री है वो अगर इंटरचेंजेबल है और नॉट इंटरचेंजेबल, अगर वो इंटरचेंजेबल नहीं है, इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है, एक दुकान पे गए
आपने बोला भैया पेप्सी दे दो, उसने कोई भी पेप्सी आपको उठा के दे दी, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल। आप न्यू कार लेने गए, आपने बोला ब्लैक कलर की मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, तो ये थोड़ी आपको चेक करवाएगा, वो कोई भी 10 उसके मर्सिडीज से एक उठाकर लेकर आ गया, वो इंटरचेंजेबल है। अगर इंटरचेंजेबल है तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है कौन सा वाला, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। बात समझ आई? पर AS2 में लिखा हुआ है, इसको फॉलो नहीं करोगे, किसको फॉलो करोगे, सिर्फ इन दोनों को। अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, लाइक सेकेंड हैंड कार्स, लाइक ज्वेलरी, हर ज्वेलरी अलग अलग होती है ना, इंटरचेंजेबल नहीं है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मतलब उसकी इन्वेंट्री हम हर इन्वेंट्री को हम अलग अलग काउंट करेंगे। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पर जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है ना, वो आइटम बाय आइटम होती है। क्या होती है? आइटम बाय, हर आइटम की अलग अलग वैल्यूएशन होती है। पर कभी कभी ना ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास A B C D बहुत सारी इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, सबकी कॉस्ट है हमारे पास, और सबकी क्या है? NRV है। क्या सबकी? NRV है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट है 1 लाख और इसकी कॉस्ट कितनी है? 80,000, सॉरी NRV। इसकी क्या है? 2 लाख और क्या? 2,20,000, ठीक है। ये 3 लाख, ये कितना हो गया? 2,90,000। ये 4 लाख कितना हो गया? ये आपका लाइक 4,40,000 से फॉर एग्जाम्पल। इन सबको ऐड करो, कितना आ गया? 10 लाख। ये कितना आ गया? करना जल्दी से। 10,30,000। तो दो ऑप्शन दो होते हैं, आप पहले इन दोनों को ओवरऑल चेक कर लो। तो कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कितनी हो गई? 10 लाख की। कितने की हो गई? 10 लाख। या फिर ऐसे चेक कर लो, यहाँ पे आ गया 80, यहाँ आ गया 2 लाख, यहाँ पे कितना आ गया? 290, और यहाँ कितना आ गया? 4 लाख। कितना आएगा जल्दी चेक करो? 6, 8, 9,70,000। ये आइटम वाइज आइटम है। क्या ये आइटम वाइज आइटम है? तो वैल्यूएशन कैसे करनी है आपको? ग्रुप वाइज करनी है या करना आइटम बाय आइटम भी हो सकती है। आई बात समझ? जहाँ पे आपके पास बहुत नंबर ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो आइटम बाय आइटम पॉसिबल नहीं है, वहां पे क्या करते हो आप? ग्रुप वाइज ही करते हो। और जहां पर आपके नंबर ऑफ आइटम कम है या आपको लगता है बहुत नीड है, तो हर इन्वेंट्री को अलग अलग वैल्यूएशन करते हो। आई बात समझ? ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना आपके पास स्टॉक मेंटेन्ड है। ऑल वेल, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एक, ठीक है। इंटरचेंजेबल, नॉट इंटरचेंजेबल, डन। तो ये चीज है। ऑल वेल, इसको कहते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट सॉरी मेथड। मतलब यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट पे हम ले रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, दैट इज हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इन्वेंट्री होती है। क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज। तो वहां पे दो ऑप्शन होती है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट रख लो, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन कर ली और उस नंबर ऑफ इन्वेंट्री बस काउंट कर ली, स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर क्या होता है? रिटेल प्राइस मेथड। क्या होता है? रिटेल प्राइस मेथड। ये आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो आप। क्या होता है? रिटेल प्राइस मेथड। ये छोटी मोटी बातें दे रखी हैं पर वो इतनी यूज नहीं होती आपकी। जिसमें आप क्या करते हो? आप ओवरऑल जीपी रेशियो निकालते हो पहले बिजनेस का। वो कैसे निकालते हो आप? दैट इज, आपके पास क्या होता है? दैट इज पूरे बिजनेस का, पूरे बिजनेस की ओपनिंग स्टॉक होती है, वो कॉस्ट पे होगी, प्लस परचेजेस होती हैं, वो ले लिया। क्लोजिंग स्टॉक होता है पर वो मार्केट वैल्यू पर होता है, प्लस साथ में क्या होती है? सेल्स, वो ले ली। और डिफरेंस जो आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसकी हेल्प से क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये सेल, टोटल सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू इनटू 100। और फिर उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक आता है, याद करो, उस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हो, इस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हो जीपी रेशो से, और यहां से आता है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। याद आया? ये होता है रिटेल प्राइस मेथड। क्या होता है मेरे बच्चे? रिटेल प्राइस मेथड। तो मोटा मोटा यही होता है इसके अंदर। इस चैप्टर को मैंने पूरा कनेक्ट कर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बना के करवा रहा हूं आपको, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उसको हम डिस्कशन 1 मिनट में कर लेते हैं।
ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, रॉ मटेरियल, सॉरी, फिनिश गुड्स की 2000 1 लाख के हिसाब से, रॉ मटेरियल 2200 44,000, डायरेक्ट लेबर जो है आपकी वो कितनी है 3,06,000 की, फिक्स ओवरहेड्स आपके जो है वो कितने हैं बेटा 3 लाख। उसके बाद सेल्स दे रखी है, सेल्स है हमारी 20,000 यूनिट्स, ठीक है, और वो कितनी है आपकी 11,20,000। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी फिनिश गुड्स की 2400 और रॉ मटेरियल की कितनी है आपकी 1800, ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोला आपको, हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी थी 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, पर एक्चुअल जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ हमारे पास 20,400। दोनों में से हायर कौन है, ठीक है। चलिए जी, ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स एट द ईयर एंड, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 40 रुपीज। फिनिश गुड्स के जो आपका एनआरवी एक तरीके से वो कितना हो गया 40 हो गया, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इसकी कितनी है बेटा, किसकी होगी वो रॉन्ग, कितनी हो गई वो 19 हो गई। चलिए जी डन, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो रॉ मटेरियल ये ओपनिंग वाला दे रखा है, ठीक है, ये 2200 यूनिट्स हैं और कितने की है ये 24,000 की, सॉरी 44,000 की, तो एक की कॉस्ट कितनी होगी जल्दी निकालो 20 रुपए, एक की कॉस्ट कितनी होगी आपकी 20 रुपए। अब सबसे पहले फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालेंगे जो हमने प्रोड्यूस करा, इसके अंदर रॉ मटेरियल कितना लगा, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई हमारी 20,400 इंटू 20 कितना आ गया मेरे बच्चे 4,08,000, प्लस डायरेक्ट लेबर कितनी लगी मेरे बच्चे 3,06,000, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री या फिक्स था, फिक्स ओवरहेड्स सॉरी, अब फिक्स ओवरहेड्स को ध्यान से देखना है हमने, कितना है 3 लाख के, पर डिवाइड कितने से करेंगे 30,000 से और मल्टीप्लाइड बाय 20,400 से, कितने आए ये 2,04,000, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 9,18,000 और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से 20,400, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 45। समझ आई ये वाली बात, जल्दी से कराया मैंने। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, अब इसकी एनआरवी कितनी है 40 और ये कितना है 45, किस पे वैल्यू करोगे 40 पे, तो फिनिश गुड्स को वैल्यू करोगे 40 पे, बस ये पूछा था क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, रॉ मटेरियल कितना है 1800 का, आंख बंद करके भगता है इसका, अगर यही हमारा एनआरवी होती 46 तो कॉस्ट कितनी आती है हमारी 45, फिर यहाँ पे कितना आता 20, खत्म, दैट्स इट। ये था आपका क्या, दैट इज आपका पूरा AS2 फुल फ्लैच, एक एक टॉपिक कवर कर दिया मैंने आपके साथ। चलिए जी।